हेलो फ्रेंड्स। तो हम लोगों ने अभी तक फोटॉन के बारे में काफ़ी कुछ स्टडी कर लिया है, उसके बारे में काफ़ी कुछ जान लिया है। ठीक है, उसके कई कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़े हैं, समझेंगे। आज हम आपको ये बताएंगे कि फोटॉन में मोमेंटम होता है और वो कैसे निकालते हैं। ठीक, मोमेंटम ऑफ फोटॉन। ठीक, फोटॉन का मास 0 होता है। तो आप बोलोगे कि इसमें मोमेंटम कैसे आएगा? मोमेंटम P = होता है मास इंटू वेलोसिटी। आप जानते हो तो ये कैसे आए, इसको कैसे डिटरमाइन करते हैं? क्या फोटॉन में कोई मोमेंटम होता है? तो ये हम देखते हैं। देखो, एक्सपेरिमेंट किए गए, ठीक है, फोटॉन पर, लाइट पर, या कह सकते हो एक्सपेरिमेंट। फॉर एग्जाम्पल, ये एक इलेक्ट्रॉन है। क्या है? इलेक्ट्रॉन। समझ में आया? ये एक इलेक्ट्रॉन है और इस पर अगर एक्सरे क्या है? एक्सरे भी एक प्रकाश का एक कंपोनेंट है। सोलर प्रकाश में एक्सरे भी होता है। तो एक्सरे लाइट तो लाइट, फोटॉन यानी पार्टिकल ऑफ द लाइट, जो लाइट की जो रे होती है वो फोटॉन, कॉम्बिनेशन ऑफ फोटॉन होती है, मतलब वो टुकड़ों में चलती है। उनको बोलते हैं फोटॉन, पार्टिकल ऑफ लाइट। तो एक्सरे अगर इलेक्ट्रॉन पर गिरती है, एक्सरे में मान लो एक फोटॉन कोई एक ले लो, और ये इलेक्ट्रॉन मतलब किसी मटेरियल के अंदर का कोई इलेक्ट्रॉन। तो ये फोटॉन हुआ, मान लो किसी भी लाइट का हुआ, बस लाइट में एनफ एनर्जी हो, उस वेवलेंथ वाली लाइट में काफ़ी एनर्जी हो, इसीलिए हमने एक्सरे का एग्जाम्पल लिया। तो इस पर अगर कोई फोटॉन, ये फोटॉन है, ऐसे ये डायरेक्शन है फोटॉन की। फोटॉन अगर इस इलेक्ट्रॉन पर टक्कर मारता है, अगर ये इलेक्ट्रॉन पर ये फोटॉन कोलाइड करता है, ऐसे कोलाइड करता है, तो होता क्या? इलेक्ट्रॉन पर फोटॉन का जब कोलिजन होता है तो कभी कभी ऐसा होता है कि इलेक्ट्रॉन भी मूव कर जाता है, देखा गया एक्सपेरिमेंट से, और उसी डायरेक्शन में फोटॉन भी आगे मूव कर जाता है। ये फोटॉन है। फोटॉन को hν लिखते हैं क्योंकि फोटॉन की एनर्जी hν या hc/λ होती है। तो फोटॉन जहाँ होता है वहाँ पर एक गोला लगाकर अगर hν लिख देते हैं तो हम समझ जाते हैं कि वो फोटॉन की बात हो रही है। तो फोटॉन जब एक इलेक्ट्रॉन से टकराता है, और इलेक्ट्रॉन मान लो शुरू में स्टेशनरी हो, तो देखा गया है कि इलेक्ट्रॉन मूव कर जाता है, यानी इलेक्ट्रॉन में वेलोसिटी आ जाती है।
और फोटॉन कभी कभी उसी रास्ते पर आगे मुड़ जाता है, या फिर क्या हो सकता है, ये टक्कर मारने के बाद ये इलेक्ट्रॉन किसी दूसरी डायरेक्शन में भी मूव कर सकता है। अभी तो ये इलेक्ट्रॉन फोटॉन की डायरेक्शन में मूव किया। कभी कभी होता है कि इलेक्ट्रॉन फोटॉन की टक्कर से या कोलिजन से किसी दूसरी डायरेक्शन में मूव कर जाता है, और ये जो फोटॉन है ये टक्कर मारने के बाद किसी दूसरी डायरेक्शन में मूव कर जाता है, मान लो इधर। ऐसा भी होता है। कभी कभी क्या होता है कि देखा गया है कि इलेक्ट्रॉन पर जब फोटॉन, लाइट का एक फोटॉन आता है और वो टक्कर मारता है, तो देखा गया है कि फोटॉन वापस उसी डायरेक्शन में वापस हो जाता है, उसी डायरेक्शन में वापस होता है, और ये इलेक्ट्रॉन आगे की ओर मुड़ जाता है वेलोसिटी से। तो यानी कि इलेक्ट्रॉन को फोटॉन टक्कर मार के आगे भगाता है, मतलब उसको एक मोशन देता है। इलेक्ट्रॉन को एक मोशन मिल जाता है, उसमें वेलोसिटी आ जाती है, इलेक्ट्रॉन में एक वेलोसिटी आ जाती है। इलेक्ट्रॉन शुरू में रेस्ट में होता है वहाँ पर, और इलेक्ट्रॉन में अगर एनफ पावर का फोटॉन टक्कर मारता है, अब किसी ऐसी वेवलेंथ का फोटॉन ना हो कि उसमें कुछ बहुत कम एनर्जी हो, इतनी कम एनर्जी हो कि वो इलेक्ट्रॉन को हिला ही ना पाए। जैसे हम बड़े भारी ट्रक को अपने हाथ से नहीं हिला सकते, भले ही हम अपने आप को कितने बड़े ताकतवर समझते हो। अब भाई कोई एक आधा ऐसा आदमी होता है, मैंने पिक्चरों में देखा है कि दांत में जंजीर बांध के उसको खींच लेते हैं, तो वो एक आधा आदमी ऐसा कर लेता है, लेकिन सारे लोग तो उसको ट्रक को, एक बड़े ट्रक को मूव तो करा नहीं पाएंगे अपने फोर्स से, भले ही हम समझ रहे हो कि हम बहुत खाते पीते हैं, हम बहुत पावरफुल हैं। तो फोटॉन की लगभग इतनी एनर्जी तो होनी चाहिए कि वो इलेक्ट्रॉन को मूव कर पाए। अब बहुत कम फोटॉन की एनर्जी होगी तो वो मूव नहीं कर पाएगा। तो यानी एनफ एनर्जी का फोटॉन अगर इलेक्ट्रॉन पर टक्कर मारता है तो वो इलेक्ट्रॉन को मोशन देता है, यानी वेलोसिटी देता है। ये टक्कर कुछ ऐसी नहीं लग रही जैसे कि दो बॉल आपस में टक्कर मार रहे हो, जैसे एक रेस्ट बॉल को दूसरा बॉल टक्कर मारे। जैसे आप कंचे खेलते हो ना, एक कंचा रखा, दूसरे कंचे से मारा, दूसरा कंचा भाग गया, और जिसको टक्कर मारा, जिससे टक्कर मारा वो भी किसी डायरेक्शन में भागा। आप एक कंचे को रख के दूसरे कंचे से मार के देखो, कंचे मतलब मार्बल की गोली, उससे मार के देखो, तो जब आप मारोगे ना, तो वो जब मार्बल दूसरे मार्बल की गोली पर पड़ता है तो दोनों अपनी अपनी डायरेक्शन में भाग जाते हैं, और वो रेस्ट वाला जो मार्बल है उसको, ये जो जिससे तुम मारते हो, उस मार्बल से काइनेटिक एनर्जी मिल जाती है, तो उसको भी मोशन मिल जाता है, लेकिन इसकी काइनेटिक एनर्जी घट जाती है जिससे आप मारते हो। तो ये टक्कर कुछ ऐसा नहीं लग रहा है जैसे इलेक्ट्रॉन और फोटॉन की टक्कर हो, वो एक पार्टिकल टाइप की हो। यहाँ इलेक्ट्रॉन तो एक पार्टिकल है, लेकिन फोटॉन की टक्कर भी पार्टिकल जैसी लग रही है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का जो फोटॉन का जो बिहेवियर है, यहाँ जो फोटॉन्स का जो बिहेवियर है ना, वो लाइक ए पार्टिकल है। देखो ये इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल तो है ही, वो तो हम जानते हैं, और फोटॉन भी कुछ ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे वो एक पार्टिकल हो, एक पार्टिकल जिसमें कुछ मास जैसा कुछ हो। हालांकि उसमें मास होता नहीं है, लेकिन उसका बिहेवियर ऐसा ही है कि उसने टक्कर मारी तो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल गई। देखो ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी में तो चेंज आ गया। इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी में चेंज आ गया। वो क्या है? वो है फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। जब टक्कर मार दी
और जब वो शुरुआत में काइनेटिक एनर्जी थी इलेक्ट्रॉन की, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन में आया चेंज, यानी काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की गई बढ़, इंक्रीज हो गई। और ये एनर्जी उसको मिली कहाँ से? ये एनर्जी उसको दिया है फोटॉन ने। ये एनर्जी उसको दिया है इस फोटॉन ने। फोटॉन ने अपनी इनिशियल एनर्जी, जो शुरुआत की एनर्जी थी, शुरुआत की एनर्जी कितनी थी? एच म्यू, वेयर म्यू इज द वेवलेंथ ऑफ द लाइट। जिस लाइट का वो फोटॉन है, उसकी एनर्जी से उसने टक्कर मारी थी। बाद में वो उस एनर्जी का कुछ पार्ट इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाने में खर्च हो गया और बचा हुआ पार्ट फोटॉन के पास रह गया। ये देखो, फोटॉन ने टक्कर मारी, इलेक्ट्रॉन की कुछ एनर्जी इलेक्ट्रॉन को मिली, मतलब उसकी कुछ एनर्जी इलेक्ट्रॉन को मिली, इलेक्ट्रॉन में वेलोसिटी आ गई, यानी इलेक्ट्रॉन में काइनेटिक एनर्जी आ गई, तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। अब ये बचा हुआ इलेक्ट्रॉन, ये जो फोटॉन था, वो अपनी बची हुई एनर्जी यानी रिमेनिंग एनर्जी के साथ दूसरी डायरेक्शन में जा सकता है, या उसी डायरेक्शन में जा सकता है, या लौट के आ सकता है उसी डायरेक्शन के अपोजिट। ऐसे तो अगर वो म्यू एनर्जी वाली लाइट का फोटॉन है, तो जब वो टक्कर मारेगा इलेक्ट्रॉन को और अपनी कुछ एनर्जी ट्रांसफर कर देगा, जिससे इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, तो जब वो फोटॉन टक्कर मार के निकल रहा होता है दूसरी डायरेक्शन में, तो इसको बोलते हैं फोटॉन की स्कैटरिंग। तो वो उसकी एनर्जी पहले थी एच म्यू, लेकिन जब वो टक्कर मार के इलेक्ट्रॉन को अपनी कुछ एनर्जी दे देता है, जो कि उसकी काइनेटिक एनर्जी में तब्दील हो जाता है, तब वो बची हुई एनर्जी के साथ स्कैटर्ड हो जाता है। और मान लो जब वो बची हुई एनर्जी के साथ जाता है, तो उसकी एनर्जी जो है वो घट जाती है, कम हो जाती है, उसकी एनर्जी कम हो जाती है, क्योंकि उसने अपनी एनर्जी का कुछ पार्ट इलेक्ट्रॉन को दे दिया उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने में। तो बची हुई जब एनर्जी कम हो जाती है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो बदल जाती है, यानी लाइट का नेचर चेंज हो जाता है, उसकी फ्रीक्वेंसी बदल जाती है। या इसको ऐसे भी कह सकते हो hc/λ, वेयर λ इज द वेवलेंथ ऑफ द फोटॉन, ओरिजिनल लाइट वाली। फिर उसकी कुछ एनर्जी फोटॉन की चेंज हो गई उस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने में, जिस पर फोटॉन ने टक्कर मारा या जिससे टकरा के वो स्कैटर्ड किया, और अब फोटॉन के पास लेस एनर्जी होती है और उसकी फ्रीक्वेंसी बदल जाती है, वो म्यू डैश हो जाती है, या कह लो hc/λ डैश हो जाती है। अब वेवलेंथ बदल गई, यानी हो सकता है कि हम ये चीज और देखो, एनर्जी घट रही है, इसका मतलब नई जो फ्रीक्वेंसी होगी फोटॉन की स्कैटरिंग के बाद, वो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी से कम होगी, और जो ये नई जो वेवलेंथ है ये फोटॉन की, वो ओरिजिनल फोटॉन जो होता है उसकी वेवलेंथ से ज़्यादा होगी, क्योंकि एनर्जी जो होती है फोटॉन की वो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर बढ़ती है, लेकिन वेवलेंथ बढ़ाने पर घटती है। तो हो सकता है जैसे वायलेट, फॉर एग्जाम्पल जैसे वायलेट कलर का जो फोटॉन है, वायलेट रे का जो फोटॉन है, वायलेट रे की वेवलेंथ होती है लगभग इतनी। मान लो ये लेस वेवलेंथ का जो फोटॉन है, यानी हाई एनर्जी फोटॉन, ये अगर एक इलेक्ट्रॉन पर टक्कर मारे, यही फोटॉन एक इलेक्ट्रॉन पर टक्कर मारे, और हो सकता है कि वो इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी
उसको मिल गई, अब वो किसी वेलोसिटी से मूव कर गया और ये फोटॉन टक्कर मार के जब इधर निकले तो उसकी जो न्यू वेवलेंथ है वो रेड कलर की हो, क्योंकि रेड कलर की वेवलेंथ ज़्यादा होती है। एग्जाम्पल कुछ ऐसा समझो, जब फोटॉन स्कैटर होता है यानी किसी पार्टिकल को टक्कर मार के निकलता है तो उसकी एनर्जी घट जाती है, उसकी एनर्जी घट जाती है, यानी वो कम फ्रीक्वेंसी वाली लाइट का फोटॉन बन जाता है, वो कम फ्रीक्वेंसी वाली लाइट का फोटॉन बन जाता है, या कह लो कि ज़्यादा वेवलेंथ वाली लाइट का फोटॉन बन जाता है। टक्कर मारने से पहले ये फोटॉन जब टक्कर मारा तो ये फोटॉन जब टक्कर मारा इस पर इलेक्ट्रॉन पर, तब ये वायलेट कलर का था, वायलेट वाली रे का था, वायलेट किरण का था, और जब ये टक्कर मारकर स्कैटर्ड हो गया तो ये रेड कलर में बदल गया। ये एग्जाम्पल है, ठीक है। फोटॉन की स्कैटरिंग के बाद एनर्जी घटती है, यानी उसकी फाइनल जो वेवलेंथ है स्कैटरिंग के बाद बढ़ती है और उसकी जो फाइनल जो फ्रीक्वेंसी है वो घटती है, फोटॉन का नेचर बदल जाता है। वो पहले किसी दूसरी लाइट का होता है और स्कैटरिंग के बाद उस फोटॉन की लाइट का नेचर बदल जाता है, ठीक है। हो सकता है ये एक्सरे हो, टक्कर मारने के बाद वो इतनी एनर्जी दे दे कि वो फोटॉन अल्ट्रा वायलेट रे का बदल जाए, अल्ट्रा वायलेट रे की फ्रीक्वेंसी कम होती है एक्सरे से, ऐसा कुछ। तो यहाँ से आपने सीखा कि कैसे फोटॉन किसी पार्टिकल को, जैसे यहाँ पार्टिकल हमने इलेक्ट्रॉन लिया, उसको टक्कर मार के कुछ एनर्जी ट्रांसफर करता है। और यहाँ पर इस एक्सपेरिमेंट से ये साबित हुआ कि फोटॉन का बिहेवियर स्कैटरिंग में लाई का पार्टिकल होता है, बिल्कुल बॉल की तरह। तो फोटॉन जो कि लाइट होती है, और लाइट हम जानते हैं कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, यानी एक वेव होती है, लेकिन वो लाइट एज ए पार्टिकल भी बिहेव करती है, यानी कि लाइट कह लो या रेडिएशन किसी टाइप का कह लो, लाइट या रेडिएशन, इनके दो चेहरे होते हैं, डुअल नेचर। ये लाइट एज ए वेव भी काम कर सकती है और ये लाइट एज ए पार्टिकल भी काम कर सकती है, यानी इसका बिहेवियर लाइट का मौका पड़ने पर पार्टिकल का भी हो सकता है, पार्टिकल के जैसा, और इसी लाइट का मौका पड़ने पर बिहेवियर वेव जैसा भी हो सकता है। वो अपना नेचर चेंज करती रहती है। तो इसको बोलते हैं डुअल नेचर ऑफ द लाइट और डुअल नेचर ऑफ द रेडिएशन, यानी दोहरा चरित्र, ठीक है, डुअल कैरेक्टर, लाइट का डुअल कैरेक्टर। लाइट वेव की तरह भी काम कर रही है और स्कैटरिंग ये प्रूव करता है कि लाइट एक पार्टिकल की तरह भी काम करता है, यानी एक मास की तरह भी काम करता है, ठीक है। जैसे वो बॉल, फोटॉन जो लाइट का होता है वो एक बिलियर्ड बॉल यानी एक मास पार्टिकल जैसा वो बिहेव करता है, जबकि उसमें मास होता नहीं और फोटॉन में कोई चार्ज भी नहीं होता, ठीक है। आगे चलें। चले आगे। डुअल नेचर ऑफ द लाइट समझ में आया? लाइट बिहेव्स एज ए वेव और एज ए पार्टिकल, ठीक है। मैटर की तरह भी बिहेव करती है और वेव की तरह, जरूरत पड़ने पर जैसा रिक्वायरमेंट वैसा चेहरा बदल लेती है लाइट या रेडिएशन कह लो, ठीक है। मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है। पढ़ते हैं मोमेंटम ऑफ द फोटॉन, ध्यान देना। इसी में देखो, अभी मिटाते नहीं है कुछ भी। जब इस इलेक्ट्रॉन
जो कि मान लो शुरू में रेस्ट में है, जब इसको वेलोसिटी मिल गई, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन को मोमेंटम मिल गया। इलेक्ट्रॉन को क्या मिल गया? इलेक्ट्रॉन गेट्स लीनियर मोमेंटम। लेकिन उस यहां पर तो दो ही चीजें हैं, एक इलेक्ट्रॉन है, एक फोटॉन है। तो फोटॉन ने टक्कर मारी तो इलेक्ट्रॉन को मोमेंटम मिला, भाई इसमें मोशन आ गया तो मोमेंटम भी मिला, लीनियर मोमेंटम। भाई एनर्जी मिली, वो तो समझ में आई कि फोटॉन ने एनर्जी दे दी इलेक्ट्रॉन को, काइनेटिक एनर्जी थोड़ी स्कैटरिंग करके। लेकिन इलेक्ट्रॉन को लीनियर मोमेंटम भी मिला, और लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन हम लगाएंगे। तो यहाँ पर सिर्फ दो ही चीजें हैं, एक फोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है। इसको लीनियर मोमेंटम किसने दिया? जबकि ये शुरू में रेस्ट में मान लो रखा है, उसको लीनियर मोमेंटम फोटॉन से मिला। तो फोटॉन ने इसको लीनियर मोमेंटम दिया, यानी फोटॉन के पास मोमेंटम है। ये बात प्रूफ हो गई, ये बात प्रूफ हो गई कि फोटॉन के पास लीनियर मोमेंटम है, उसके पास मोमेंटम है। लेकिन मोमेंटम हमने पढ़ा है, मास मोमेंटम जो होता है वो होता है मास और वेलोसिटी का मल्टीप्लिकेशन। लेकिन एक्चुअली ये जो फार्मूला होता है P = mv, ये मास पर डिपेंड कर रहा है। फोटॉन का मास तो 0 है, यानी फोटॉन का मोमेंटम 0 होना चाहिए, लेकिन ऐसा तो है नहीं। माना उसका मास 0 है फोटॉन का, लेकिन फोटॉन ने मोमेंटम इसको ट्रांसफर किया, अर्थात फोटॉन के पास मोमेंटम है और इस फार्मूले से नहीं निकल रहा है। तो मतलब इस फार्मूले की एक लिमिट है। इससे ये मतलब मिला कि ये जो फार्मूला है कि मोमेंटम = मास और वेलोसिटी, इसकी एक लिमिट होनी चाहिए, क्योंकि वो यहाँ पर लागू नहीं हो पा रहा है। इससे फोटॉन का मोमेंटम आ रहा है 0 फार्मूले से, लेकिन रियल में जब एक्सपेरिमेंट करके देखा गया आइसोलेटेड इलेक्ट्रॉन पर फोटॉन का कोलिजन करा के, तो पता चला कि ये इलेक्ट्रॉन मोशन में आ गया, इलेक्ट्रॉन को मोमेंटम मिल गया। और इसको मोमेंटम कहाँ से मिला? और कहीं से तो मिल नहीं रहा, मिला फोटॉन से। इसका मतलब फोटॉन में कुछ ऐसा मोमेंटम है जो इस फार्मूले से कनेक्टेड नहीं है, इस फार्मूले से वो डिराइव नहीं किया जा रहा, ये फार्मूला एनफ नहीं है। तो ये जो फार्मूला होता है कौन सा? मोमेंटम = मास × वेलोसिटी। ये जो मोमेंटम का जो फार्मूला है ना, ये जो फार्मूला है उसकी एक लिमिट है। उसकी लिमिट ये है कि ये केवल तब संभव होता है जब वेलोसिटी जो है मास की वो बहुत कम हो। बहुत कम मतलब लाइट की स्पीड से बहुत कम, लाइट की स्पीड से बहुत कम। जैसे हमारे पृथ्वी पर चलने वाले रॉकेट, बाइक, ट्रक, रेलगाड़ियाँ, ट्रेन्स, एरोप्लेन्स, इनके लिए ये फार्मूला काम करता है। लेकिन अगर आपकी वेलोसिटी लाइट को अप्रोच कर रही है या लाइट के इक्वल है, ऐसा वेलोसिटी टेंड्स टू स्पीड ऑफ लाइट, कुछ ऐसा हो जैसे फोटॉन। फोटॉन क्या है? लाइट का पार्टिकल, लाइट की स्पीड c, फोटॉन तो स्पीड इसकी लाइट के इक्वल है। तो ऐसी वेलोसिटी को बोलते हैं रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी। ये जो वेलोसिटीज होती हैं जो लाइट के इक्वल या लाइट के लगभग इक्वल होती हैं, अगर कोई पार्टिकल जिसकी वेलोसिटी लाइट की स्पीड को अप्रोच करती है तो उसको बोलते हैं कि ये जो पार्टिकल है वो रिलेटिविस्टिक
मोशन कर रहा है, ये टर्म इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब वो पार्टिकल लाइट की स्पीड के आसपास काम कर रहा है, और यहाँ पर ये फार्मूला काम नहीं करता। ये केवल अपनी धरती पर ट्रक बढ़िया चला लो, एरोप्लेन चला लो, कार चला लो, बाइक चला लो, थोड़ा बहुत रॉकेट चला लो, स्पेस शटल चला लो, इन पर काम करता है, ठीक है। लेकिन जब स्पीड बहुत तेज हो, लाइट के पैरेलल या उससे बहुत थोड़ा ही कम, तो ये सब फार्मूले काम नहीं करते। वहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं आइंस्टीन का स्पेशल थ्योरी, आइंस्टीन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। जब आप लोग हायर क्लासेस में जाओगे तो आप उसको पढ़ोगे और आपको बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में, ठीक है। तो अभी तो आप हायर क्लासेस में जा नहीं रहे हो, अभी तो आपको जस्ट यही इतना ही पढ़ना है। तो फिर भी हम बता दे रहे हैं कि कैसे आता है। तो यहाँ पर अगर दिख रहा हो तो मैं यही बताता हूँ इतनी, और उस बोर्ड के जो स्पेस बचेगा उसमें इतने में आ जाना चाहिए लगभग। देखो यहाँ पर जो फोटॉन है लाइट का, उसकी वेलोसिटी है c, यानी ये जो फोटॉन का मोशन है वो रिलेटिविस्टिक मोशन है। यहाँ पर हम आइंस्टीन की स्पेशल थ्योरी इस्तेमाल करते हैं। आइंस्टीन की स्पेशल थ्योरी बताता है कि जो ये अगर कोई पार्टिकल लाइट की स्पीड के आसपास मोशन करता है तो उसकी एनर्जी जो दी जाती है वो ऐसे दी जाती है। जहां ये जो P है ये मोमेंटम है, C स्पीड लाइट है, M मास है और ये C स्पीड ऑफ लाइट है। तो यहाँ पर फोटॉन है, फोटॉन का मास 0 है, तो इसको 0 कर देते हैं थोड़ी देर के लिए। तो यहाँ पर आ जाएगा E = PC, E²। ये फार्मूला होता है, जब आप आगे पढ़ोगे तो E² = PC का होल स्क्वायर मीन्स E = PC। फोटॉन के लिए M0। तो यहां से मोमेंटम आ जाता है आपका E/c। E फोटॉन की एनर्जी, आप जानते हो किसी वेवलेंथ के लिए फोटॉन की एनर्जी होती है hc/λ और 1/c, ये तो है E की वैल्यू, c कैंसिल मीन्स h/λ। ये है फोटॉन का मोमेंटम P। फोटॉन का मोमेंटम P = h/λ। फोटॉन का जो मोमेंटम आया P = फोटॉन का मोमेंटम P = h/λ, याद रखना। अगर किसी लाइट की वेवलेंथ लैम्डा है तो उस लाइट का जो फोटॉन होगा उसकी उसका जो मोमेंटम होगा वो होगा P = h/λ। अगर आपको फ्रीक्वेंसी में निकालना है तो h और ये आ जाएगा c/μ, यानी hμ/c। क्योंकि स्पीड, लाइट की स्पीड इक्वल टू लाइट की वेवलेंथ और लाइट की फ्रीक्वेंसी। तो वहां से लैम्डा जो आएगा वो इतना आ जाएगा। तो अगर हमको किसी लाइट की वेवलेंथ पता है या उस लाइट की फ्रीक्वेंसी पता है तो हम डायरेक्टली उस लाइट के फोटॉन का मोमेंटम निकाल लेते हैं। मोमेंटम है तो वेक्टर क्वांटिटी है,
यहां पर h जो है वो प्लैंक कांस्टेंट है, आप जानते हो, दोबारा बता देते हैं, h जो है वो प्लैंक कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू 6.6, ज़्यादा क्लोज में लिखना है तो 63 लिख लो, मैं तो 6.6 ही लिख के काम चला लेता था, माइनस 34 जूल सेकेंड। कैलकुलेशन के लिए 6.6 लेकिन एक्चुअली ये डिजिट में आता है, उसकी अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू 6.63 इंटू 10 पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। अभी भी ये सही नहीं लिखी है, ठीक है, इसकी और एग्जैक्ट वैल्यू इस्तेमाल होती है। सी लाइट की स्पीड है 3 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ये सब आप जानते हो। तो मोमेंटम ऑफ फोटोन, यानी फोटोन में मोमेंटम होता है बिना मास के, मास नहीं होता तब भी मोमेंटम होता है, क्योंकि उसका मास इस फार्मूले से नहीं निकलता है, वो इसलिए क्योंकि ये फार्मूला केवल लो स्पीड वाले ऑब्जेक्ट की हैं। जब आपके ऑब्जेक्ट का मोशन, जैसे यहाँ फोटोन है, उसकी या कोई और पार्टिकल हो, अगर वो उसका मोशन इस तरह से है कि उसकी वेलोसिटी लाइट के पैरेलल है, यानी लाइट के आसपास है, नियरली लाइट, तब हम एनर्जी का ये फार्मूला लगाते हैं, E=pc² + mc²। और यहाँ पर भी जो m है ना, वो मोशन मास है, रिलेटिविस्टिक मास, रेस्ट मास नहीं है। रेस्ट मास भी जब मोशन लाइट की स्पीड से होता है तो मास चेंज होना शुरू हो जाता है, मास बढ़ता है और वो मास होता है m0। ये रेस्ट मास है बिल्कुल, जब पार्टिकल रेस्ट पर हो, लेकिन जब पार्टिकल लाइट की स्पीड के आसपास वेलोसिटी, लाइट की स्पीड के आसपास वाली स्पीड से मोशन करता है, तब उसका मास ये लिया जाता है। इसको बोलते हैं रिलेटिविस्टिक मास, जिसको हमने आपको क्रूड लैंग्वेज में बोल दिया मोशन मास, लेकिन ये टर्म गलत है, मोशन मास नहीं कहते, हमने आपको समझाने के लिए। इसको बोलते हैं रिलेटिविस्टिक मास। जब आपकी जो पार्टिकल की जो स्पीड है वो लाइट को अप्रोच करे, तो ये वाला मास है। सिंस फोटोन का रेस्ट मास 0 था, तो इसीलिए इसको हम निगलेक्ट करते हैं, ये तब भी 0 ही होगा, और उसका जो मोमेंटम है वो ऐसे निकालते हैं। तो ये हुआ मोमेंटम ऑफ द फोटोन। इसके साथ साथ हमने ये भी सीखा कि जब कोई फोटोन किसी पार्टिकल पर टक्कर मारता है, जैसे यहाँ इलेक्ट्रॉन, तो अपनी एनर्जी का कुछ भाग पार्टिकल को दे देता है और फिर वो फोटोन दूसरे टाइप के फोटोन में बदल जाता है। यानी जिस लाइट का था, जिस प्रकाश का था, अब उस फोटोन की टक्कर के बाद प्रकाश का नेचर बदल गया, यानी उसकी वेवलेंथ बदल गई। वेवलेंथ बदल जाने से प्रकाश का नेचर बदल जाता है, या प्रकाश की फ्रीक्वेंसी बदल गई। ये देखो, ये भी है। और जो लाइट होती है या कोई रेडिएशन होता है, उसका डुअल नेचर होता है, मतलब वो वेव जैसा भी बिहेव करती है और मौका पड़ने पर पार्टिकल जैसा भी बिहेव करती है, जैसे यहाँ पर फोटोन स्कैटरिंग में। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, फोटोन के बारे में थोड़ा और सीखते हैं। लेकिन अब फोटोन बहुत हो गया, आपका सिलेबस कंप्लीट है फोटोन का। अब हम बढ़ते हैं आगे नए टॉपिक पर। ठीक है, तो मिलते हैं नए टॉपिक में। तब तक के लिए बाय बाय।